हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द अरुणाचल टाइम्स न्यूज एनालिसिस। आज हम लोग 19 और 20 मार्च का एक साथ दोनों दिन का जो न्यूज एनालिसिस है उसे डिस्कस करेंगे। ओके सर। तो आज 20 मार्च है, तो 19 मार्च का कल का पेंडिंग रह गया था, तो 19 और 20 दोनों को आज हम कंबाइन करके एक साथ आज इसका डिस्कशन कर लेंगे। So before we start the discussion, let us introduce to you our running courses of APSSB। तो APSSB का हमारा करंट में रनिंग कोर्सेज है। ये गिवन नंबर्स पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो आपका इसमें पूरा जो APSSB का कैलेंडर आया है, जितने भी APSSB के साल भर में एग्जाम्स हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स की प्रिपरेशन से यूडीसी, एलडीसी और जितने भी APSSB के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स हैं जिसमें एलिमेंट्री मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश पूछा जाता है, उनको आप प्रिपेयर कर सकते हो। रिगार्डिंग हेड कांस्टेबल भी उसके लिए भी आप रीजनिंग हटा के मैथ्स, जीके, इंग्लिश जो उसका सिलेबस है उसके लिए भी बैचेस अवेलेबल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है सर, चलिए। तो ये हमारा बैच था, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये गिवन नंबर्स पे इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो 19 मार्च में सर सबसे पहले आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक एडिटोरियल जो कल के न्यूज़पेपर में था, वन नेशन वन पोल एनीवन। ये जो एडिटोरियल है इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, अभी रिसेंटली जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, उनके अंडर में उन एक रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है जो बात कर रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन कैसे करवाए जाए। यानी जो लोकसभा के इलेक्शन है, स्टेट असेंबली के इलेक्शन है और लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन है, उनको एक साथ किस तरह से करवाई जाए, उसके रिगार्डिंग उन्होंने अभी एक रिपोर्ट पेश की है। उस रिपोर्ट पे ही ये आपका एडिटोरियल लिखा गया है। इसमें यही सब बातें की गई हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जिस पर आप फोकस कर सकते हो, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो उसके फेवर में है, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो उसको चैलेंज करते हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स को आज हम आपका यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं सर। ये जो पूरा एडिटोरियल है इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैंने एक जगह मार्क कर रखा है, मतलब उसका पूरा डिटेल। तो देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर बात की गई है कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है कोविंद जी, 320 पेज का उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया है जिसमें 2 स्टेप इलेक्टोरल प्रोसेस है। लोकसभा असेंबली इलेक्शंस फॉलोड बाय म्युनिसिपल एंड पंचायती इलेक्शंस विद इन 100 डेज। सो 100 डेज में ये सारे इलेक्शंस है ना 2 स्टेप में कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि एक डेट अपॉइंटेड फिक्स की जाएगी। जैसे मान लो 2024 लोकसभा के इलेक्शन हो जाएंगे, अगले लोकसभा के इलेक्शन हो गए 2029, तो उसके बीच में कोई भी एक दिन अपॉइंट कर दिया जाएगा। मान लो 2026 का कोई दिन अपॉइंट कर दिया गया, तो इस दिन से पहले जो भी असेंबलीज बनी होंगी, सॉरी, हाँ, इस दिन के बाद से जो भी असेंबलीज बनी होगी, ठीक है, स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड इन एनी इलेक्शन आफ्टर द अपॉइंटेड डेट वुड कम टू एन एंड। यानी इस दिन के बाद जो भी असेंबली बनी होंगी वो सब आपका 2029 में एंड कर दी जाएंगी। 2029 में फिर से दोबारा फ्रेश इलेक्शन होंगे। मान लो आपका इलेक्शन हो रहे हैं 2027 में, तो टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, 5 साल का। लेकिन 2029 में उसे एंड कर दिया जाएगा ताकि 2029 में सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉपर इलेक्शन करवाए जा सके। ये एक बड़ा पॉइंट इसमें बोला गया है। और दूसरी जो बड़ी बात जो इसमें बोली गई है कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी बाई स्टेट्स। यानी कहने का मतलब है ये सब जो करवाना है इसके लिए स्टेट की रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी अगर हम बात करें तो टोटल असेंबली और इस लोकसभा के पोल्स निकाल लें तो कितने पोल्स हुए हैं सर, आपका 400 पोल्स अभी तक हो चुके हैं। लॉ कमीशन ने 3 बार 1999, 2015 और 2018 में साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए बोला है। अब साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए लॉ कमीशन क्यों बोल रहा है, टू फ्री सिटीजंस, पार्टीज एंड गवर्नमेंट फ्रॉम इनकम्बेरेंस ऑफ असिंक्रोनस इलेक्शंस। यानी इससे सबसे पहले सिटीजन्स को फ्रीडम मिल जाएगी। लॉ कमीशन का कहना है कि भाई बार बार आपको, मान लो कभी असेंबली का इलेक्शन है, कभी लोकसभा का इलेक्शन है, कभी म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन है, तो बार बार हो सकता है आप कहीं और रह रहे हो, वोटिंग करने जाओ। दूसरा, पार्टीज को भी दिक्कत हो जाती है कि कभी लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, कभी आपका स्टेट असेंबली की तैयारी कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये टाइम उनका बचेगा, तो एक बार में बस उन्हें मेहनत कर देनी है, बाकी टाइम उन्हें क्या करना है, काम करना है। सेम आपका पार्लियामेंट्री कमेटी 2016 ने भी कहा था कि साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या करेगा, मैसिव जो एक्सपेंडिचर है वो कम करेगा। यानी आप इमेजिन करो कि मान लो जैसे यूपी में इलेक्शन हो रहे हैं 2027 में स्टेट असेंबली के, और लोकसभा के होंगे 2029, या अभी देख लो 2024 में हो रहे हैं लोकसभा के, और असेंबली के होंगे 2027 में। अब सेम ईवीएम मशीन ले जाई जाएगी दोनों बार, तो दो बार इलेक्शन करवाने जाया जा रहा है, तो उसमें क्या है, खर्चा बढ़ जाएगा। अगर एक ही बार में इलेक्शन हो जाए तो जो खर्चा है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। तो ऐसा पार्लियामेंट्री कमेटी 2016 की रिपोर्ट भी कहती है। तो ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि भाई इलेक्शन एक साथ कराने वाली जो बात है इट इज इकोनॉमिकली वाइबल, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये फायदा पहुंचाएगी। साथ ही साथ जो डिस्ट्रप्शन क्रिएट होते हैं गवर्नेंस में और जो पॉलिसी पैरालिसिस होता है इसको भी ये कम करेगा। जैसे आपने कई बार देखा होगा बहुत से नेता होते हैं जो एक स्टेट में काम कर रहे होते हैं लेकिन दूसरे स्टेट में इलेक्शन होता है तो कभी वहां जाके प्रचार कर रहे हैं, कभी वहां जाके प्रचार कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री को भी आपने देखा होगा, जिस भी स्टेट में इलेक्शन होता है, ठीक है ना, उसमें वो अब प्रचार करने चले जाते, तो उनका ये सारा क्या है, टाइम बचेगा। तो इसके लिए ये अच्छी बात है, ये इसके प्लस पॉइंट्स हैं जो इससे फायदा होने वाले हैं। बाकी साइमल्टेनियस इलेक्शंस के रिगार्डिंग जो पॉइंट्स है वो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कराए थे, है ना। वैसे ही पॉइंट से कुछ एक्स्ट्रा एज सच पॉइंट नहीं है, बस इसलिए ले लिया, थोड़े फैक्चुअल जानकारी आपको मिल जाएगी, थोड़ी हिस्ट्री की जानकारी मिल जाएगी, और थोड़ा सा एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। पिछली क्लास में आप देख लेना, मैंने इस पे आपके प्रॉपर पॉइंट्स मेंशन करवा दिए हैं कि अगर एग्जामिनेशन में आता है तो आपको क्या क्या चीजें मेंशन करनी है। चलिए सर, अब यहाँ पर एक डेटा प्रोवाइड किया ऑथर ने, जैसे 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसके बाद 35 स्टेट असेंबली पोल्स हो चुके हैं, ठीक है, और अभी 2024 का होगा, उसके साथ उड़ीसा के चुनाव होंगे, आंध्र, अरुणाचल और सिक्किम, इन स्टेट असेंबलीज के भी जो इलेक्शन है वो अभी 2024 के साथ होंगे। साथ ही साथ अभी आप देखोगे इस अक्टूबर में महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शन है, नवंबर में झारखंड के हैं, अब नेक्स्ट ईयर चले जाओगे 2025 फरवरी में दिल्ली के हैं, और दिसंबर में बिहार के इलेक्शन है। यानी इलेक्शन का जो सिलसिला नहीं रुक रहा, ऐसा कोई भी साल नहीं होता जिस साल किसी ना किसी स्टेट में इलेक्शन ना हो रहा हो। 15 पार्टीज इसको अपोज कर रही हैं, उनका कहना है कि देखो भाई चैलेंज इज द प्रोसीजरल डिटेल्स, प्रोसीजर कैसे फॉलो करोगे, एंड गवर्नमेंट्स डिसरिगार्ड ऑफ सिटीजंस राइट टू रिमूविंग नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट्स। यानी एक तो पॉलिटिकल पार्टीज का एक पॉइंट ये है कि देखो भाई वो क्या रहा है कि मान लो एक बार आपने किसी को सत्ता में बिठा दिया, अब वो 5 साल सत्ता में बैठेगा, पावर में बैठेगा, लेकिन अगर अलग अलग इलेक्शंस होते हैं तो उसमें एक ऑप्शन जनता को मिल जाता है कि वहां पर उस पार्टी को वो जाके डिफीट कर सकते, उस पार्टी के अगेंस्ट वोट कर सकते। मान लो कोई एक्स पार्टी है, लोकसभा में जीत गई, लेकिन उन लोगों को एक साल बाद उस पार्टी का काम बढ़िया नहीं लग रहा है, तो अगर उनके स्टेट असेंबली में वो पार्टी इलेक्शन लड़ने आएगी तो उस पार्टी को डेंट मिलेगा उसकी इमेज में, तो उसकी इलेक्शंस में वहां पर दिक्कत क्रिएट होगी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। तो इससे क्या है, जो सिटीजन्स का राइट है टू रिमूव नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट, ये हर्ट होता है। साथ ही साथ ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा गड़बड़ करता है, उस फेडरल स्ट्रक्चर को डेंट देता है जिसमें मल्टीपल डाइवर्सिटीज है और जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है। यानी कुल मिलाके ये डायरेक्टली फेडरलिज्म को चैलेंज करता है जहां पर स्टेट की अपनी ऑटोनॉमी होती है। लेकिन अगर इस तरह का सीन आपका होगा कि साथ साथ इलेक्शन होंगे तो कहीं ना कहीं स्टेट असेंबलीज को आप देख रहे हो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है लोकसभा के साथ, तो ये फेडरलिज्म के लिए चैलेंज है। तो अपोजिशन तो इसको सीधी सी बात है, अपोजिशन तो ये कहेगा भाई मोदी जी की चाल है, ठीक है ना। तो अपोजिशन ने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये आप पढ़ सकते हो। इट हिंडर्स पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस स्क्रूटिनी। साथ ही साथ पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम डेटा देखें तो लोकसभा स्टेट असेंबली इलेक्शन साथ में ही होते थे। तो 1952 का जनरल इलेक्शन हुआ था, उसमें लोकसभा के भी इलेक्शन हुए थे और आपका स्टेट असेंबली के भी इलेक्शन हुए थे। लेकिन ये गड़बड़ कहां से शुरू हुई थी, ये गड़बड़ शुरू हुई थी 1959 के केरला की जो असेंबली है उसको डिसमिस कर दिया था नेहरू जी ने।
तो वहां से उसके इलेक्शन दोबारा हुए। तो इस तरह से धीरे धीरे करते हुए कभी किसी स्टेट की असेंबली हंग हो गई या डिसॉल्व हो गई, कभी लोकसभा डिसॉल्व हो गई। तो ऐसा करते करते आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा वेरिएशन आ गया है। ये सिचुएशन होगी कि हर एक साल किसी ना किसी स्टेट का इलेक्शन चलता रहता है। इंडिया कुड नेवर गो बैक टू होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस अगेन, सिचुएशन ऐसी आ गई। साथ ही साथ एक्सपेंडिचर की बात करें तो भाई इलेक्शन बार बार होने की वजह से खर्चा भी बढ़ गया है, ठीक है ना। जैसे 23 करोड़ 1980 में था और आज आप 2019 में देखोगे तो इट इज 60,000 करोड़ का जो खर्चा आया है इन इलेक्शन एक्सपेंडिचर। और साथ ही साथ जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है लोकसभा और स्टेट असेंबली के टर्म पे, वो भी चैलेंजिंग है। कैसे चैलेंजिंग है देखो, देखो लोकसभा का जो टेन्योर है वो किस आर्टिकल से हमें मिलता है, वो मिलता है आर्टिकल 83 से, जो लोकसभा का टेन्योर बताता है। और आर्टिकल 172 स्टेट असेंबली का टेन्योर बताता है। देखो ये 83 172 ये आजकल न्यूज में चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसको मिस नहीं करना है। तो लोकसभा का टेन्योर किस आर्टिकल में लिखा है 83, और स्टेट असेंबली का टेन्योर 5 इयर्स होगा, ये किस में लिखा है 172। ये डायरेक्ट आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, इसके हिसाब से इनका कोई फिक्स टर्म नहीं है सर, मैक्सिमम 5 साल का टर्म है। अगर इमरजेंसी लग जाए तो 6-6 महीने करके उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, बट स्टिल कोई फिक्स टर्म नहीं है, वो 5 साल है। लेकिन अगर ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं तो आर्टिकल 83 172 को चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज है। आर्टिकल 83 172 को चेंज करना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये भी एक लीगल चैलेंज होगा इसको करने में। और साथ ही साथ देखो कह रहे हैं हाँ देखो ये एक कांग्रेस पार्टी के नेता का स्टेटमेंट है, पॉइंट्स अच्छे थे इसलिए मैंने इसको मार्क कर दिया। एज व्हेन कंकरेंट इलेक्शंस आर हेल्ड वोटर्स टेंड टू वोट फॉर द सेम पार्टी। इनका ये कहना है कि देखो भाई ऐसा देखा जाता है जहां पर एक साथ इलेक्शंस होते हैं तो वहां पर एक ही पार्टी इलेक्शन जीतती है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा एक ट्रेंड जनरली माना जाता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी को पता है कि नेशनल लेवल पे उनकी डोमिनेंस ज्यादा है, ठीक है ना। तो स्टेट लेवल के जो मुद्दे हैं उसमें छुप जाते हैं। जब नेशनल और स्टेट लेवल के इलेक्शन एक साथ होते हैं तो जो नेशनल लेवल के मुद्दों में स्टेट लेवल के मुद्दे छुप जाते हैं। और पोल इश्यूज एट सेंटर एंड स्टेट्स आर डिफरेंट व्हिच वुड क्रिएट कंफ्यूजन। पोल के इश्यूज डिफरेंट होते हैं, सेंटर पे अलग होते हैं, स्टेट पे अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली को देख लो सर, दिल्ली में अगर आप देखो 2019 में 7 में से 7 सीटें बीजेपी को मिलती हैं, लेकिन जस्ट एक साल बाद 2020 में इलेक्शंस होते हैं तो उसमें आपको 65 अराउंड आउट ऑफ 70 दिल्ली की जो असेंबली है आउट ऑफ 70 अराउंड 65 सीट्स आम आदमी पार्टी को मिलती है। वहां बीजेपी की बहुत मिनिमम सीटें आ जाती हैं। तो यानी पार्टी सेम है, लेकिन जो वोटर है वो नेशनल लेवल पे जो वोट करने जा रहा है, जनता तो वही है सर दिल्ली की, जो लोकसभा में भी वोट कर रही है, जो असेंबली में भी वोट कर रही है, तो जनता सेम है। लेकिन इस सेंट्रल लेवल पे जनता वोट अलग तरीके से करती है, स्टेट और असेंबली लेवल पे जनता वोट अलग तरीके से करती है। तो अगर एक साथ इलेक्शंस होंगे तो जो नेशनल लेवल के मुद्दे हैं वो स्टेट लेवल के मुद्दों को दबा लेंगे, तो ये दिक्कत आ जाएगी। तो इससे हमारा जो फेडरल फैब्रिक है उसको नुकसान पहुंचेगा। A party could be deserving of support at the center for its policies and performance at the national level, yet it could be deserving of popular punishment and defeat for its policies and performance at state level. सेम वही बात जो मैंने आपसे कही कि भाई जैसे अगर दिल्ली में आपका सेंट्रल लेवल पे लोकसभा में दिल्ली किसको जिता रही है, बीजेपी को जिता रही है, क्योंकि वहां दिल्ली नेशनल लेवल पे भरोसा कर रही है कि बीजेपी उनको अच्छा काम करके देगी। लेकिन वही जनता जब स्टेट में वोट कर रही है तो वो किसको जिता रही है सर, आम आदमी पार्टी को जिता रही है, क्योंकि वहां उनका मानना है कि वहां बीजेपी नहीं कौन, आम आदमी पार्टी ज्यादा अच्छा काम करेगी। तो यानी एक ही जनता है, लेकिन वो खुद मानती है कि भाई नेशनल लेवल पे अलग मुद्दे हैं, स्टेट लेवल पे अलग मुद्दे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली जनता वोट करती है। लेकिन अगर एक साथ इलेक्शंस होंगे तो ये जो फैब्रिक है इसको नुकसान पहुंच सकता है, ऐसा वो कांग्रेस लीडर कह रहे हैं।
और खुद का कहना ये कि भाई जो फिक्स टर्म हो जाएगा लोकसभा स्टेट लेजिस्लेचर का, इट गोज अगेंस्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेसिक टेनेट्स, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ भी जाएगा। बाकी उन्होंने कुछ पॉइंट उठाए ऑथर ने कि भाई एक बात बताओ, अगर साइमल्टेनियस पॉल्स के बाद एक 5 साल की असेंबली इंटरप्ट हो गई, ठीक है, जैसे मान लो अभी जो सिचुएशन बताई गई है वो ऐसा बताया गया कि मान लो 2029 में मान लो जनरल इलेक्शन हो गए इस असेंबली के भी और स्टेट के भी, अगले इलेक्शन कब होंगे 2034 में। मान लो कोई स्टेट की असेंबली 2031 में डिसॉल्व हो गई, फ्रेश इलेक्शन की जरूरत आ गई। अब जो असेंबली बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए बनेगी और 34 में दोबारा से उस असेंबली के भी फ्रेश इलेक्शन कराए जाएंगे। तो ये सारी सिचुएशन थोड़ा सा चिंताजनक है जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या कह लो फेडरल स्ट्रक्चर को डेंट कर रही है, ऐसा ऑथर का कहना है। It would impose artificial fixity on legislature term at center and states, which is at odds with the system given its staggering diversity. तो जैसा मैंने आपको बताया कि भाई इतनी डाइवर्सिटी है, नहीं पता कि जरूरी नहीं है कि लोकसभा ही 5 साल चल पाए, हो सकता है बीच में डिसॉल्व हो जाए, जरूरी नहीं है कि स्टेट असेंबली 5 साल चल पाए बीच में डिसॉल्व हो जाए। तो ये सारे मुद्दे आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने एक सुझाव दिया है, बहुत अच्छा सुझाव नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई देखो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा किसी भी सरकार के खिलाफ, उसके साथ साथ एक कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया जाएगा दूसरी गवर्नमेंट के खिलाफ। क्या मतलब है, मान दो 2029 में इलेक्शन हो गए, अब कहां होने सर 2034 में इलेक्शन होने। कोई स्टेट था जिसकी असेंबली डिसॉल्व होने की नौबत आ गई 2031, यानी 2031 में कोई एक स्टेट मान लो स्टेट एक्स है, उसकी असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया 2031 में ही, यानी उसकी असेंबली में किसी के पास भी मेजोरिटी नहीं रही, जो रूलिंग पार्टी है उसके पास मेजोरिटी नहीं रही, तो उसके अगेंस्ट क्या आ गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया कि भाई वोटिंग होगी दोबारा से, और अगर जो रूलिंग पार्टी है उसके पास मेजोरिटी मार्क नहीं होगा तो उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जब भी ऐसा हो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आए तो साथ ही साथ एक कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया जाए। यानी मान लो कोई इसमें पार्टी ए है और पार्टी बी है, पार्टी ए की पहले मेजोरिटी थी जब 2029 में इलेक्शन हुए, लेकिन फिर इनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आया क्योंकि इनके पास अब मेजोरिटी नहीं रही। तो वहीं पर जो पार्टी बी है जो मेजोरिटी क्लेम करे तो वो अपना कॉन्फिडेंस मोशन भी साथ ही साथ ले आए। यानी एक तरफ तो मोशन लाया जाएगा ये प्रूव करने के लिए कि पार्टी ए के पास मेजोरिटी नहीं है, तो दूसरी साइड पार्टी बी अपना एक मोशन पास कर दे जिसमें वो ये शो करे कि मेजोरिटी अब उनके पास है। तो उससे क्या होगा, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, डायरेक्ट बी की पार्टी सीएम बना देगी और एज इट इज 2034 तक मामला चल जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल देखो तो ये चीजें इतना आसान नहीं है। और वन नेशन वन इलेक्शन, अगर हम ये देखें क्या हिंदुस्तान ही ऐसा कंट्री जहां पहली बार ऐसा होने जा रहा है, नहीं सर, ये हिंदुस्तान इज नॉट द फर्स्ट कंट्री टू डू सो। जर्मनी में है ना आपका जो इलेक्शन होते हैं वो साइमल्टेनियसली होते हैं, उनके जो लोअर हाउस है उसे बुंडेस्टैग कहते हैं, लैंड टैक्स उनका स्टेट असेंबली और जो लोकल इलेक्शन है आर हेल्ड साइमल्टेनियसली। फिलीपींस में भी साइमल्टेनियसली इलेक्शन होते हैं एवरी 3 ईयर, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कोजेंट आर्गुमेंट्स दोनों साइड हैं, यानी एक साइड तो डेवलपमेंट है, अगर एक साथ इलेक्शंस होंगे तो पॉलिसी ज्यादा इफेक्टिवली काम करेंगी, डेवलपमेंट ज्यादा तेजी से होगा, लेकिन अकाउंटेबिलिटी पे असर पड़ेगा। यानी एक ही पार्टी, जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो नेशनल लेवल में अच्छा कर रही है, अपने नेशनल लेवल में वोट किया उसने अच्छा नहीं किया, तो आपके पास जब स्टेट का इलेक्शन होंगे वहां उसे हरा दो, तो अकाउंटेबिलिटी एक पार्टी की बनती है, ठीक है ना। ऐसा होता है कि सर मान लो 2024 में कोई पार्टी चुनाव जीत गई, बीजेपी जीत गई, तो उसको ये डर रहेगा कि भाई अगली साल इस स्टेट असेंबली में इलेक्शन है तो हम एकदम से अपने रंग नहीं दिखाएंगे, या कोई भी पार्टी ऐसा करेगी कि एकदम से हम अपने रंग नहीं दिखाएंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे अभी इस स्टेट में इलेक्शन हो जाए, यहां तक हम और अच्छी अच्छी स्कीम लाएंगे और अच्छा अच्छा बिहेव करेंगे। तो ये चीजें इंपैक्ट करती है, तो अकाउंटेबिलिटी पे असर पड़ेगा। एक तरफ आप साइमल्टेनियसली इलेक्शन करके खर्चे बचा सकते हो,
दूसरी साइड अगर नहीं साइमल्टेनियसली इलेक्शन कर रहे हो तो खर्चे तो बचा सकते हो, लेकिन पॉलिटिकल चॉइस पे असर पड़ेगा। नेशनल और स्टेट लेवल के एक साथ होंगे तो नेशनल लेवल के मुद्दे डोमिनेट करेंगे, एक साथ होते गवर्नेंस अच्छी होगी, लेकिन क्या इलेक्टोरल फेयरनेस होगी, ये देखने वाली बात होगी। तो यही सारे पॉइंट थे जहां पर ऑथर का कहना है हमें सोचने की जरूरत है कि एक साइड के भी मुद्दे सही हैं, दूसरी साइड के भी मुद्दे सही हैं, तो हमें दोनों के बीच ही कुछ तालमेल बिठा के एक बेटर डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, तो पिछली अगर आप एनालिसिस देखोगे तो उसमें मैंने पूरा आपको डिटेल में यही सारे पॉइंट समझा रखे हैं। तो एक बार फिर से यही सारे पॉइंट दूसरे फॉर्म में ऑथर ने जो एडिटोरियल लिखा उसके फॉर्म में आपको फिर से मैंने रिवाइज करा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं सर। नेक्स्ट न्यूज आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये है कि सर अभी जो विमेन प्रीमियर लीग चल रहा था उसमें कौन सी टीम जीती है, आरसीबी जीती है। ठीक है ना, उसके जो कैप्टन है स्मृति मंदाना जी हैं। तो विमेन प्रीमियर लीग जो आपका चल रहा था उसमें कौन जीता है सर, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो लोग बड़ा खुश हैं कि आरसीबी आपका जो मेंस क्रिकेट टीम है वो नहीं जीत पाई, विमेन्स क्रिकेट टीम तो एटलीस्ट जीत गई, है ना। कि मतलब जरूरी नहीं है कि छोरे ही जिताएं, छोरियों ने भी जिता दिया, ऐसे ऐसे आप देखोगे कुछ मीम्स भी चल रहे हैं। तो कुल मिला के न्यूज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं सर। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू पॉलिश ग्रैंड प्रिक्स। पॉलिश ग्रैंड प्रिक्स में सर हम लोग गोल्ड लेके आए हैं, 6 मेडल लेके आए हैं सर। टोटल 6 मेडल में से 2 हमारे क्या है, गोल्ड मेडल। अच्छा, नेम जो याद रखते होते हैं वो गोल्ड मेडल्स के रखने होते हैं। अगर कोई इंटरनेशनल इवेंट में कोई इंडियन मेडल्स लेके आया तो जो गोल्ड लेके आया उनके नेम पूछ लेता है। तो कौन लेके आया, एक तो अखिल शिवरान, दूसरे कौन है सर आपका भनवाला साहब, पूरा नाम क्या है, हाँ अनीश भनवाला, है ना, अनीश भनवाला। तो ये दोनों नाम याद रखना, ये तो गोल्ड मेडल लेके आए हैं इन पॉलिश ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है ना, तो शिवरान ने जीता है जो 50 मीटर राइफल उसमें उस कैटेगरी में, और भनवाला ने जीता 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल। तो ये शूटिंग का एक इवेंट होता है, शूटिंग के गेमिंग्स होते हैं, तो उनमें ये दोनों नाम याद रखना आपका, अखिल और अनिश, इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज। तो ये तो बात हो गई कल की न्यूज की। आज की न्यूज की बात करें तो आज की न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपका थर्ड जो एडिशन है नॉर्थ ईस्ट गेम्स का वो स्टार्ट हो चुका है ना, मेडल्स आना भी शुरू हो गए। तो अभी अरुणाचल ने 2 मेडल्स जीत लिए हैं, यामन गुनी और मेता पाव, ये दोनों नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, यामन गुनी ने कौन सा मेडल जीता है, सिल्वर मेडल, और मेता पाव ने कौन सा जीता है सर, ब्रॉन्ज मेडल। तो ये अपना लोकल के प्लेयर्स हैं, तो ये सिल्वर जीते, गोल्ड जीते, ब्रॉन्ज जीते, आपको तीनों के नाम याद रखने हैं। तो यामन गुनी जी ने जीता है डिस्कस थ्रो में। डिस्कस थ्रो एक डिस्क होती है, उसे फेंकते हैं जैसे जैवलिन थ्रो होता है उसी की तरह इसमें डिस्क फेंकी जाती है। ठीक है, और मेता पाव ने जीता है पैनकेक स्लैप में। इसमें क्या होता है, ये एक तरीके की मार्शल आर्ट है। तो ये 2 तरह की गेम्स है, इसमें यामन गुनी जी और मेता पाव ने क्या जीता है आपका, इन्होंने जीता है सिल्वर, इन्होंने जीता आपका ब्रॉन्ज। ठीक है, तो नियम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज इज सर, यूएस ऑफिशियल्स से packed with strategically key Pacific Island nations underscores American continent। देखो अभी हुआ क्या है, अमेरिका ने ना एक एग्रीमेंट साइन कर रखा है 3 कंट्री से। डिटेल मैंने अगले पेज पे मेंशन करी है। हाँ, एग्रीमेंट का नाम है कोपा एग्रीमेंट। इसके तहत एड प्रोवाइड करता है यूएसए इन 3 आइलैंड कंट्रीज को, है ना। उसमें से एक आपका जो माइक्रोनेशिया आइलैंड्स है, पलाऊ है और मार्शल आइलैंड्स है। तो इन 3 को एड प्रोवाइड करता है अमेरिका थ्रू दिस एग्रीमेंट। अब ये एक्चुअली एड देने में अमेरिका की तरफ से डिले हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, पैसा देना है तो दो, नहीं तो आजकल मार्केट में अमीरों की कमी नहीं है। क्योंकि वो फिर चाइना के साथ चले जाते, तो चाइना के साथ ना चले जाएं, क्योंकि चाइना दूसरी साइड कह रहा था हम आपका टूरिज्म इंडस्ट्री भर देंगे, इन्वेस्टमेंट से आपको मालामाल कर देंगे। तो दूसरी कंट्रीज ना इंटरफेयर करें, चाइना जैसी कंट्री ना इंटरफेयर करे, क्योंकि लोकेशन इंपॉर्टेंट है ना, इंडो पैसिफिक रीजन में ये लोकेशन है। तो अगर यहाँ चाइना इन्वेस्ट करेगा तो अपना प्रेजेंस भी स्ट्रॉन्ग करेगा, तो ऐसा चाइना ना कर पाए, इसलिए अमेरिका ने जल्दी जल्दी पैसा निकाल के ये मुद्दा खत्म करा। तो देख लेते हैं सर कोपा एग्रीमेंट क्या है। इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन द, ये तो एक साइड यूएस है और 3 पैसिफिक आइलैंड है। कौन कौन से, माइक्रोनेशिया,
मार्शल आइलैंड और पलाऊ। तो इन 3 आइलैंड्स के बीच, ठीक है। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका पलाऊ आइलैंड्स है, ये माइक्रोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ये मार्शल आइलैंड्स है, ठीक है। तो इन 3 आइलैंड नेशंस के बीच और अमेरिका के बीच एग्रीमेंट जो साइन हुआ है दैट इज कोपा। तो इनका एक पूरा एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन में अगर चाइना यहाँ पर एंटर कर गया तो उसकी डोमिनेंस बढ़ जाएगी, जो अमेरिका नहीं चाहता। इसीलिए जल्दी में उन्होंने जो भी कोफा एग्रीमेंट था उसको करके जो एड है वो प्रोवाइड करी, ठीक है। देखो इससे होगा क्या, एक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी यूएस की तरफ से इन कंट्रीज को, साथ ही साथ इन कंट्रीज को अमेरिका में आके जॉब करने की भी परमिशन इजीली मिल जाती है, लोग अमेरिका में आके इजीली काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की यूएस इनको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। चलिए, तो ये था आज की न्यूज में इतना ही। तो कल की जो न्यूज एनालिसिस होगी वो हम लोग कल फिर इसको डिस्कस करेंगे। तो एनालिसिस अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अपने कलीग्स के साथ शेयर कर देंगे, ताकि जो भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक भी ये आपकी जानकारी पहुंच जाए, ठीक है। तो देखिए, मैंने पहले भी कहा था एनालिसिस डिले हो सकता है लेकिन रुक नहीं सकता है, चलता रहेगा। हो सकता है कभी कभी डिले हो जाता है क्योंकि और भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो भी चलते रहते हैं, तो उस वजह से टाइमिंग की भी शॉर्टेज हो जाती है। और उसके बाद लेकिन आपको उसका स्ट्रेस नहीं लेना है, थोड़ा सा डिले हो सकता है लेकिन ये कंटिन्यूअसली एनालिसिस आपको मिलती रहेगी। अभी आपके ऊपर है कि आप इससे कितना फायदा उठा सकते हैं, ठीक है सर। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।